हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आज मैं आपको बेहद खास टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ। कुछ खास टॉपिक के ऊपर हम चर्च करने वाले हैं। उस खास टॉपिक का नाम है एटम। अगर मैं हिंदी में इसके बारे में बात करूँ तो वो परमाणु कहलाएगा। राइट। तो जैसे कि मैं परमाणु मैंने आपको बोला तो आपको किसी मूवी की याद आ गई होगी, जॉन अब्राहम की याद आ गई होगी। राइट। तो सही है, जॉन अब्राहम ने एक मूवी बनाया था परमाणु के नाम से। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, मूवी के बारे में नहीं, हम परमाणु के बारे में बात करेंगे। तो एटम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एटम होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आप दुनिया में कुछ भी ले लीजिए, अगर हम उसको टुकड़ा करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं, अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा छोटा करेंगे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे, तो सबसे जो छोटा पार्ट होगा उसका, वो हमारे पास एटम होगा। राइट। तो एटम में हमारे पास को अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम होता है। तो इंडियन हिस्ट्री में एटम के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर अभी की बात नहीं करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं करते, आज से हम सीधा 2500 साल पहले हम चले जाते हैं। 2500 साल पहले एक हमारे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, आप उनको फिलोसफर बोल सकते हो, आप उनको फिजिसिस्ट बोल सकते हो। उस फिजिसिस्ट और उन फिलोसफर का नाम था ऋषिकंद नाम था। ठीक है। तो 2500 साल पहले ही उन्होंने एटम के बारे में बता दिया था। आप सोचिए कि जो आज के साइंटिस्ट उस टाइम जो आज के साइंटिस्ट जो अभी कुछ बता रहे हैं, वो 2500 साल हमारे जो साइंटिस्ट थे, ऋषिकंद थे, उन्होंने पहले बता दिया था। मतलब उस टाइम में समझे कि वो वैसे साइंटिस्ट थे भी नहीं। मतलब उस टाइम में उन लोगों को साइंस के बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में हमारे साइंटिस्ट ने उनके परमाणु के बारे में बताया। तो क्या क्या चीजें बताई जो छोटी छोटी चीज, मतलब बहुत ही छोटी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास जितने भी फैक्ट हैं हम एटम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कि जितने भी एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से एटम के मॉलिक्यूल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। रिएक्ट करने के बाद एक नया मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट करता है। दो एटम रिएक्ट किया, एक नया मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट किया। तो उसके बारे में 2500 साल पहले ही किसने बताया था? ऋषिकंद ने बताया था। राइट। और सेकंड नंबर में ऋषिकंद ने बहुत ही अच्छा, अभी जो मॉडर्न रिजल्ट है, अभी जो मॉडर्न रिसर्च हो रहा है, तो 2500 साल पहले उस मॉडर्न रिसर्च के बारे में, बल्कि उससे बेहतरीन रिसर्च के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। राइट। तो ये तो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री जो था। इंडियन हिस्ट्री जो मतलब बहुत ज्यादा पहले, मतलब 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारे पास सेम डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर दैट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है ना? किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो होता है हमारे पास क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। राइट। तो परमाणु में मेनली हमारे पास तीन जो पार्टिकल्स है वो कंसिस्ट करता है। मेनली तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। राइट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस होता है वो माइनस चार्जेस होता है। क्या होता है चार्जेस? माइनस चार्जेस होता है। राइट। ऋणात्मक इसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में ऋणात्मक चार्जेस होता है। प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होता है, जिसको धनात्मक चार्जेस हम बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही उसमें नेगेटिव होता है चार्जेस। राइट। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड के साथ इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में जाना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। तो सबसे पहले जो डिस्कवर आया था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवर किया गया था। 1897 को डिस्कवर किया गया था इलेक्ट्रॉन को। किसने किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। राइट। तो किसको किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को आर रदरफोर्ड ने किया था, 1909 में डिस्कवर किया था। और लास्ट में हमारे पास जो बच गया, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने 1932 को डिस्कवर किया था। राइट। तो आप बोलेंगे कि इसमें डिस्कवर करने की क्या बात है, एटम में होगा वो तो देख लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसमें डिस्कवर करने वाली बात ये होती है क्योंकि हम एटम को देख नहीं सकते। सबसे पहले तो कभी भी एटम हमारे पास
विजिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना छोटा है कि हम उसको देख ही नहीं सकते। लेकिन हम किसी प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं हम उसको कि वो मतलब ये सारे जो पार्टिकल्स से एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और वो सारे पार्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एटम आखिर होता कैसा होगा, किस तरह से उसका उसका प्रतिरूप कैसा है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो अभी नॉर्मली मैं आपको एटम के बारे में बता दे रहा हूँ। नॉर्मली हमारे पास एटम इस तरह से गोलाकार होगा, ठीक है। तो एटम में हमारे पास तीन पार्टिकल्स मैंने बताया कि एग्जिस्ट करते हैं। तो तीन पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बीच में इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक है, मतलब किसी भी एटम का हमारे पास दो पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है और दूसरा हमारे पास ऑर्बिट होता है। तो न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ पे है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है न्यूक्लियस। और जो ऑर्बिट जो होता है कि उसके केंद्र से बिल्कुल चारों तरफ उसमें ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें कि हमारे पास ये ऑर्बिट्स है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑर्बिट है, ठीक है। ये सारे हमारे पास ये दोनों ऑर्बिट्स हैं। तो ऑर्बिट्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारे पास सिर्फ नाभिक में स्थिर रहते हैं, वो बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्जेस होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्जेस और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो अब हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारा किस तरह से होगा, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल्स में किस तरह से रिएक्ट करके वो फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हमारे पास H2O बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास इसमें कितना है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 है। मतलब हाइड्रोजन के ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के कम मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो ऑक्सीजन के जब कम मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास है और कितने इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हाइड्रोजन के पास है। तो अब जब भी मैं आपको इसका एक टेबल आता है, टेबल चार्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेबल आता है, सॉरी एलिमेंट का जो टेबल आता है उसमें आपको सारा पूरा जितने भी डिटेल्स हैं, हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके डिटेल्स दिए रहते हैं उसके बारे में। फिर जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और सिंगल प्रोटॉन होता है, उसके पास न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने दे दिया, किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। फिर एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन और इसने दे दिया, दोनों देख रहे हैं आप, दो हाइड्रोजन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे दिया। और ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो दो फर्स्ट ऑर्बिट जो देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑर्बिट मैंने बनाया यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी ऑर्बिट में हमारे पास बच गए 6। तो 1 2 3 और 4 इधर हो गए और एक इधर हो गया 5 और एक इधर हो गया 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। तो क्योंकि अभी एक अस्थायित्व की बात अगर हम करते हैं कि कोई भी हमारे पास एटम है, पूरा यूनिवर्स हमारे पास अभी स्थिर है, बोल सकते हैं स्थिर है। ऐसे तो हर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली हर एक चीज मूवेबल है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीजें, हम हैं अभी खड़े हैं तो फिर भी हम मूव कर रहे हैं, तो आप भी अगर बैठे हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी मूव कर रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है किस चीज के रिगार्ड में, किस चीज के बिहाफ में आप मूव कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन अभी फिर भी हम स्थायित्व की अगर हम बात करें कि हमारे पास एटम जो है वो किस तरह से स्टेबल होगा, तो एटम हमारे पास स्टेबल होने का रीजन है हमारे पास कि वो पूरा का पूरा जब उसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े रईस हैं, फिर भी होता है ना कि हाँ किसी आदमी को बहुत पैसा आ गया, वो अब चैन का जिंदगी जिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं कि उसको कभी पेट नहीं भरता है उसका कभी भी।
तो ये डिपेंड करता है कि इंसान वो कैसा है, किस तरह की इसकी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि अगर 2 रोटी भी मिल जाए तो आराम से जिंदगी वो जी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको करोड़ों रुपया फिर भी वो जिंदगी नहीं जी पाते। तो उसी तरह हमारे पास ये सेम नेचर जो है हमारे पास हर एक एटम में है, हर एक एलिमेंट में सेम नेचर है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 1 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन को बस भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन में वो खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है, इस ऑक्सीजन के एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में वो खुश है, पर ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये है, और पहले से 4 2 6 और 2 8, ये बोलता है भैया हम आपका 8 इलेक्ट्रॉन, हम 2 2 इलेक्ट्रॉन हम